Hello, my dear students. I welcome you to Just Concept classes. The offline classes are starting from tomorrow onwards, right? So, first lecture is physics. Now, for physics, we need a bit of maths. It's like a bootstrapping. So, first you need to know all these things, then only you can go ahead in physics. But the irony is, you have not been taught these topics till your grade 10. So it becomes kind of a problem, right? And initially I've seen from my experience, let alone physics, they have struggled with the maths part of it. So I'm recording certain videos, right? It will be small videos. आप इसको देखो, क्लास के पहले अगर आप इसको देख के आओगे तो बहुत इजीली आपको चीज़ें समझ में आएंगी. आपको कुछ डाउट है इस वीडियो के बारे में, आप एनीवेज ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया. लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ये है कि आप इसको कितनी बार भी देख सकते हो, बिकॉज ये चीज़ें आपको बार बार लगेंगी. रिमेंबर वन थिंग, ग्रेड 12 में ये सारे टॉपिक आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे मैथ्स में, बट वी कैन नॉट वेट टिल ग्रेड 12 क्योंकि हमको तो फिजिक्स अभी स्टार्ट करनी है और वी नीड दिस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज़ फिजिक्स एंड मैथ्स, दिस इज हाउ वी विल कॉल इट. ठीक है, मैथ्स इज बेसिकली ऑक्सीजन फॉर फिजिक्स. मीन्स फॉर अस टू लिव वी नीड ऑक्सीजन, राइट? So if you want to do good or if you even want to survive in physics, आपको मैथ्स जो आपकी अच्छी होनी चाहिए. मैथ्स में काफ़ी आपका ग्रेप अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तो सही लगा लोगे शायद, लेकिन फाइनल आंसर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे बिकॉज मैथ्स आपको धोखा दे देगी, राइट? और ये मैं अपने ट्रू एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैनी टाइम्स फिजिक्स इज फाइन, यू कैन कॉम्प्रीहेंड द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन बिकॉज यू स्ट्रगल इन मैथ्स यू आर नॉट एबल टू गेट टू द करेक्ट आंसर और मे बी यू आर नॉट एबल टू गेट टू द आंसर एट ऑल. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, फिजिक्स अच्छी करने के लिए मैथ्स का अच्छा होना ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन, विच इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज. ये क्या चीज़ है? देखो, हमारे पास अभी फिजिक्स में बहुत सारे सिनेरियो ऐसे आएंगे जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होंगे. जैसे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक्सेलरेशन इसे पढ़ेंगे तो क्या होगा, अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के चेंजेस से आपकी स्पीड चेंज होगी, राइट? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ योर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल ड्राइव द वैल्यू ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल. या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विल डिसाइड योर एक्सेलरेशन. सो दिस रेट ऑफ चेंज इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है. इंडिपेंडेंट, अगर दो वेरिएबल हैं हमारे पास, जैसे आई एम सॉरी एक्स और वाई, ऐसे दो एक्सेस हैं, हमने इनका ग्राफ प्लॉट किया. जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये वाई का ग्राफ है एज अगेंस्ट एक्स. मतलब हमने क्या किया हुआ है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई के डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट किया और उसको फ्री हैंड से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक कर्व आ गया विच रिप्रेजेंट्स कर्व ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, नाउ अभी क्या हो रहा है कि आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई प्लॉट कर रहे हो, राइट? तो जो भी आपका एक्स एक्सेस पे प्लॉट हो रहा है, जैसे कि स्मॉल एक्स, ये हो जाता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये अपने हिसाब से चलेगा. जैसे कि टाइम, जब भी आप टाइम के अगेंस्ट किसी को प्लॉट करोगे तो टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, टाइम तो बिल्कुल अपने हिसाब से चलता है, राइट? तो इसलिए जनरली हमारे पास फिजिक्स में काफी बार आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और वाई एक्सिस पे दूसरी कोई क्वांटिटी होती है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कुछ भी हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे हमने जनरल केस लिया है, एक्स को हमने लिया है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को हमने लिया है एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो उस एक्स की वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है. अच्छा, एक पॉइंट ए लिया है, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, मतलब ये एक्स है और ये डिस्टेंस y है. आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ रखी है, तो दिस इज x एंड दिस इज y, ये पॉइंट A है. फिर आप x से गए थोड़ा सा आगे, x प्लस दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को बोलते हैं हम डेल्टा. ठीक है, अब थोड़ा सा टर्म आप समझने पड़ेंगे क्योंकि ये हम डे टू डे में यूज करेंगे. दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड डेल्टा, मतलब सम स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ x. तो ये हो गया x प्लस डेल्टा x और इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो है y प्लस डेल्टा y. तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंस कितना है, ये डिस्टेंस AC, ये है डेल्टा x और ये जो BC दिख रहा है ये आपको सिर्फ डेल्टा y है, क्योंकि ये पूरा y प्लस डेल्टा y है, ये y है, तो इतना क्या बचा, डेल्टा y. इस तरह से इतना क्या बचा, डेल्टा x. ठीक है, अब हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका, y का.
किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है, वाई कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इस तरीके से हमने डिफाइन किया है, राइट। अगर डेल्टा वाई ज्यादा होगा तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, अगर डेल्टा वाई कम है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज कम है, राइट। तो इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब एक्स के इतने चेंज के लिए वाई में कितना चेंज हुआ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसको अगर आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में, आपने टैन थीटा पढ़ा हुआ है, टैन थीटा आपने पढ़ रखा है, राइट। तो टैन थीटा क्या होता है भाई? दिस इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये जो बी सी अपॉन ए सी अगर हम निकालें तो क्या आएगा? ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज बी सी अपॉन ए सी। और इस ट्राइंगल ए बी सी में देखोगे आप तो ये नथिंग बट दिस इज टैन थीटा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि अगर हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर रहे हैं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज नथिंग बट टैन थीटा, बी सी अपॉन ए सी, ऑपोजिट अपॉन दिस एडजेसेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम बोल सकते हैं ये टैन थीटा के इक्वल, राइट। अभी देखा हमने रेट ऑफ चेंज, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है रेट ऑफ चेंज में। क्यों? क्या प्रॉब्लम है भाई? आपने ए से आप सीधा बी पॉइंट पे जंप कर गए तो आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आप जरा इमेजिन करो अगर हमने बी पॉइंट यहाँ लेके यहाँ पे कहीं लिया होता है, बी डैश, बी डैश। अब अगर आप ये स्लोप निकालते टैन थीटा तो थोड़ा अलग नहीं आता, थोड़ा सा ये टैन थीटा थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट, इफ यू कैन इमेजिन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पे अगर हमने बी पॉइंट थोड़ा दूर ले लिया तो रेट ऑफ चेंज अलग आ रहा है, और अगर बी पॉइंट को पास ले लिया तो रेट ऑफ चेंज अलग आ रहा है। इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज प्रिसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जंप कर रहे हैं सीधा ए से बी में, तो जंप करने में क्या हो रहा है, जो बीच का वेरिएशन है वो कवर नहीं हो पा रहा है। तो इसको प्रिसाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एनी गेसेस? हाँ, तो इसको प्रिसाइज करने के लिए आपको बी पॉइंट को बहुत बहुत पास लाना पड़ेगा। एक बी पॉइंट को बहुत बहुत पास लाना, मतलब इतना पास कि जस्ट ए है उससे जस्ट एकदम एडजेसेंट यहाँ पे बी आ गया। मतलब क्या हो गया कि आपको इस पॉइंट को बहुत क्लोज लाना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब आपको डेल्टा एक्स को जीरो के बहुत क्लोज लाना पड़ेगा। तो डेल्टा जब ये एक्स पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सॉरी, जब ये वाला पॉइंट बहुत क्लोज आएगा इस पॉइंट के तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो नहीं होगा, बस जीरो के बहुत क्लोज होगा बट जीरो नहीं होगा, राइट। उस केस में आप इमेजिन करो, जब उस केस में आप ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यही चीज जब ये पॉइंट बहुत क्लोज है, जब ये पॉइंट बहुत क्लोज आ गया है तो माय डियर फ्रेंड्स कितना आप समझ पा रहे हो कि उस केस में जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे टेंजेंट वाली, सो दिस विल नथिंग बट दी टेंजेंट एट द ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे अगर मेरे पास इस तरीके का कर्व था तो ये पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे अगर मैं कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट मतलब कर्व को जस्ट टच करती हुई एक पॉइंट, राइट, ऐसी कुछ लाइन बनेगी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट एट द कर्व, टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। तो इस टाइम पे जो स्लोप हमें मिलेगा, इस टाइम पे जो हमें ये एंगल मिलेगा वो काइंड ऑफ प्रिसाइज होगा क्योंकि आपने डेल्टा एक्स को बहुत स्मॉल कर दिया, ठीक। अब डेल्टा एक्स को अगर आपने बहुत स्मॉल कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, टू मेक रेट ऑफ चेंज प्रिसाइज डेल्टा एक्स हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, ब्रिंग पॉइंट बी क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, राइट। पॉइंट बी को आप ए के बहुत पास ले आओ तो स्लोप जो tan थीटा है बिकम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ए। यही चीज मैंने आपको विजुअली दिखाई है। तो उस केस में इसको लिखते कैसे हैं कि डेल्टा एक्स जो है लिमिट, इसको बोलते हैं LIM, मतलब इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिमिट। लिखने का एक तरीका है कि डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो मतलब हम इसको इक्वल टू जीरो नहीं लिख रहे हैं, इक्वल टू जीरो लिखते हैं तो जीरो हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते, हमको एक छोटा सा इंक्रीमेंट चाहिए जीरो के बहुत पास। तो इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो बट इट इज नॉट एक्चुअली जीरो। मतलब इसे 0.0000001 ऐसा हो गया, बहुत ही क्लोज, ठीक है। अब इस समय जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आएगा, अब ये बार बार इतना बड़ा लिखना
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, राइट? लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो इसको ये ना लिख के हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, डी का मतलब, डी मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को माय डियर फ्रेंड्स हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। रेट ऑफ चेंज मतलब rate of change of y with respect to x dy by dx, rate of change of y with respect to x। जो ऊपर लिखी क्वांटिटी उसका रेट चेंज निकल रहा है, जो नीचे लिखी है उसके रिस्पेक्ट पे निकल रहा है। ठीक है, ठीक। अब इसको समझने के लिए जरा, ठीक है, एक एग्जांपल हम करेंगे। एस सी वर्मा से मैंने एग्जांपल लिया है, आप इसको समझोगे तो आपको ये ग्राफिकल वे से इसको विजुअलाइज करना समझ में आएगा। टिपिकली आपके पास फॉर्मूलाज होंगे डियर, फॉर्मूलाज मतलब एल्जेब्राइक तरीके होंगे करने के। तो ये जो ग्राफिकल अप्रोच में आपको दिखा रहा हूं, ये सिर्फ आपको फील देने के लिए इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, देखो हमारे पास एक कर्व है, इधर y है इधर x है, कर्व ऐसे ड्रॉ किया हुआ है व्हाइट कलर में। ठीक है, ओके, और ये उसकी डिफरेंट कुछ वैल्यूज दी हुई है। अब हमको पूछा गया है कि भाई फ्रॉम द कर्व फाइंड dy by dx एट x equal to 2, फर्स्ट क्वेश्चन, at x equal to 6 and x equal to 10। ये 3 पॉइंट्स पे हमको बोला गया है कि dy by dx निकालो, मतलब क्या निकालो? रेट ऑफ चेंज निकालो। ठीक है, ओके। इन्होंने टेंजेंट ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है हमको। यहाँ पे देखो x equal to 2 पे भी ये टेंजेंट ड्रॉ करी है ग्रीन कलर की पॉइंट A पे, और यहाँ पे x equal to 6 पे पॉइंट P पे ये देखो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करी है। इतना हमें करके दिया है प्रॉब्लम ऑलरेडी। और पॉइंट D मतलब x equal to 10 यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करके अपने को दी। ठीक, अब समझते हैं, पहला देखते हैं कि x इक्वल टू 2 पे कैसे निकालेंगे dy by dx। x इक्वल टू 2 पे देखो ये टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? θ1। सो इसका मतलब tan θ1 विल बी माई dy by dx। भाई dy by dx होता क्या है? dy by dx होता है tan θ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्लोप कितना है ये, ठीक है, इसका tan निकालना है। मतलब अब tan θ1 अगर आप ट्राइंगल देखो ए बी सी में, ए बी अपॉन बी सी दिख रहा है आपको? tan θ1 ए बी अपॉन बी सी। ठीक, अगेन रीइटरेटिंग द सेम थिंग कि यहाँ पे पहले क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ कर, टेंजेंट पहले से ड्रॉ करके अपने को दी हुई है, तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी हुई है। इसका स्लोप कितना बन रहा है? एक्स एक्सिस से θ1, हमें इसका tan निकालना है, tan θ1। सो tan θ1 कैसे निकलेगा? ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा भाई? 4 अपॉन 4। ए बी क्या है? 4, और ये क्या है? देखो ये 2 है, ये -2 है, तो बी सी भी कितनी हो जाएगी? ये 2 है, ये -2, तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। दोनों की 4 अपॉन 4, मतलब dy by dx आ गया अपने पास 1। दिस इज आंसर फॉर x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 6 पे देखो, x इक्वल टू 6 बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पे जो स्लोप, ये जो लाइन है टेंजेंट वाली, ये बिल्कुल पैरेलल हो गई है इसके एक्स एक्सिस। तो हमेशा याद रखो, जब भी आपका टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, इसका मतलब dy by dx वहां पे 0 है, बिकॉज ये एंगल क्या हो गया? 0 हो गया एक्चुअली। जब दो लाइंस पैरेलल हो जाती है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0। तो बेसिकली ये जो थीटा एंगल है, जब ये कम हो, जब जैसे से ये टर्न होगा, अब थीटा क्या जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा जब दोनों ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो ये जगह 0, इसका मतलब यहाँ पे तो dy by dx सीधे आ गया 0 ही। ये हो गया एट x इक्वल टू 6। एज ए कॉन्सेप्ट आप याद रखो इसको, एज ए कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि जब भी आपकी टेंजेंट पैरेलल हो जाए किसके? x एक्सिस के, इसका मतलब क्या हो गया? dy by dx 0 हो गया। ठीक, अब आती है बात x इक्वल टू 10 पे। x इक्वल टू 10 थोड़ा एक एडिशनल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये देखो x इक्वल टू 10 है, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है, यहाँ पे एक टेंजेंट ऑलरेडी ड्रॉ करके दी। अब डियर आपको स्लोप, अब जब भी आप स्लोप देख रहे हो तो आप दो एंगल यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हो। तो ये बड़ा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल। इस लाइन का एक्स एक्सिस एंगल अगर देखोगे आप, तो ये एंगल भी बन सकता है और ये एंगल भी बन सकता है। यहाँ पे भी तो वैसे ही था, ये एंगल भी था और ये एंगल भी था, लेकिन हमने ये वाला एंगल लिया। क्यों? देखो, जो स्लोप निकालते हो एक्स एक्सिस से, उसमें आपको देखना है कि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। कैसे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तब जो एंगल स्वीप होगा वो आपको देखना है। अब यार यहाँ पे देखो जरा, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रही है,
ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पकड़ोगे, जैसे मान लो कि ये एक एरो है, ये एक तीर है, एरो है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको इस तीर को इतना घुमाना है कि ये इस लाइन से अलाइन हो जाए, तो जो एंगल स्वीप हुआ है वो आपका इंटरेस्ट है। तो बेसिकली आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो tan थीटा 2 निकालना है आपको निकालना है tan थीटा 2। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आपको इतना घुमाना है कि वो इससे अलाइन हो। इसमें भी देख लो यही किया था हमने, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे थी, तो इसको टर्न करते करते यहाँ तक लाना था, इसको टर्न करते करते यहाँ तक लाना, तो इस केस में एंगल कितना स्वीप हुआ, थीटा 1, इसलिए हमने tan थीटा 1 निकाला था। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो tan थीटा 2 ये बन रहा है। अब प्रॉब्लम हमारी क्या है कि tan थीटा 2 निकालने के लिए कोई इधर ट्रायंगल है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो हाँ, हम क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा 3 निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को देखो DEF को, DEF हो रहा है विजुलाइज, DEF, तो यहाँ पे tan थीटा 3 निकालना इजी है। कैसे? DE अपॉन EF, वही आ जाएगा। DE कितना है 4, EF कितना है, ये 10 से लेके 14, 10 to 14 मतलब 4, DE अपॉन EF मतलब 4 अपॉन 4, ये भी 1 आ गया। लेकिन ये क्या आया, tan थीटा 3, हमें क्या चाहिए था, tan थीटा 2। अब छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, मैं एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं जस्ट फॉर योर बेनिफिट मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो भाई माय डियर फ्रेंड्स माइनस tan थीटा होता है। tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस tan थीटा। तो आप देख लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा 2 जो है 180 माइनस थीटा 3 है, थीटा 2 इज 180 माइनस थीटा 3। देखो थीटा 2 इज 180 माइनस थीटा 3, तो भाई ये पूरा एंगल 180 है भाई, तो थीटा 2 कितना हुआ, 180 माइनस दिस एंगल हुआ, तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा 2 विल बी tan ऑफ 180 माइनस थीटा 3 विच इज, अब tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो हो जाएगा माइनस tan थीटा 3। तो इसका मतलब आपका जो स्लोप यहाँ निकल के आएगा वो आ जाएगा -1, क्योंकि आप tan थीटा 3 निकाल चुके हो, 1 बताया मैंने ट्रायंगल में कैसे, ये 1 हुआ तो ये आंसर आ गया -1, और ये आपका dx हो गया -1। हमेशा ऐसे भी याद रखो, एक चीज और याद रखो, अगर आपका एंगल ऑब्ट्यूज होगा मतलब 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा 180 तक, राइट, 90 से 180 मतलब एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है डियर तो उसका tan नेगेटिव आना है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सिंपली, अगर आपको कॉमन सेंस चीजें ज़्यादा समझ में आती हैं कि बॉस मेरे पास ये स्लोप आ रहा है, इसका tan कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 है, तो इसका ऑब्ट्यूज एंगल करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, बस -10 लग जाएगा, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल वे से, ये हो गया हमारा ग्राफिकल वे से हमको dy/dx निकालना। लेकिन क्या आप ऐसा करने वाले हो ऑन ए डे टू डे बेसिस? नो, क्योंकि ग्राफ आप तभी ड्रॉ कर पाओगे जब आपको y और x का रिलेशन पता हो, आप ग्राफ को ड्रॉ करो और उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, मतलब पहले आप ग्राफ ड्रॉ करो, फिर टेंजेंट ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने में हमेशा देयर इज चांस ऑफ एरर। आपका स्लोप, आपने एंगल जो मेजर किया कुछ गलत तरीके से मेजर कर लिया, या आपने टेंजेंट थोड़ी सी टेढ़ी ड्रॉ कर दी, राइट, सो दिस इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ एरर। तो ये मेथड हम तब अप्रोच करेंगे जब हमारे पास सिर्फ ग्राफ हो और कोई मैथमेटिकल रिलेशन ना हो y और x का, सिर्फ ग्राफ दिया हो और बोल दिया निकालने के लिए, तो हमको यही करना पड़ेगा। लेकिन मोर ऑफन देन नॉट आपके पास y और x में एक रिलेशन होता है, एल्जेब्राइक रिलेशन, आप और आपको dy/dx निकालना होता है, तो वो आपका मोर ऑफन यूज टेक्निक है। लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से ड्रॉ हुआ है, क्योंकि वो तो टूल है निकालने के लिए, बट कॉन्सेप्ट यहाँ से ड्रॉ है, इससे पहले ये बताया मैंने आपको। तो आप देख लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेसिक फंक्शंस। तो यहाँ पे अगर आपका y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है dy/dx का, y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, तो dy/dx आ जाएगा n मतलब ये नंबर x की पावर n-1, ठीक है। अब इसको करके देखो, सबसे बढ़िया है, जैसे y इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू x मतलब x की पावर 1 हो गया, तो यहाँ पे dy/dx माय डियर फ्रेंड क्या आ जाएगा, आप देखो बड़े प्यार से, n मतलब क्या है 1, यहाँ पे n इससे कंपेयर करो तो n क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू, अच्छा इंटू को कई बार हम लोग यहाँ पे बड़े क्लासेस में डॉट्स लिख देते हैं, उसको डेसिमल मत समझ लेना, दिस इज इंटू, ठीक है। 1 इंटू
x टू द पावर n माइनस वन, n क्या है 1, 1 माइनस वन, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, x की पावर 0 क्या होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो ये आंसर आ गया आपका जस्ट 1, राइट। सो आप ऐसे याद रखो कि dy by dx फॉर x इज जस्ट 1। जैसे मान लो x स्क्वायर होता है, अब ये आप खुद से निकाल के देखो, dy by dx, ये खुद से निकाल के देखो, आपको 2x आ रहा है। द वे आई हैव फिगर्ड दिस आउट, ट्राई टू फिगर दिस आउट, 2x आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है भाई, n की जगह 2 है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, which will be equal to 2 to x square 1, which is nothing but 2x, right। ऐसे 1 by x, अब 1 by x कैसे करें, अरे 1 by x को आप लिख सकते हो x की पावर माइनस 1, इसको आप कैसे लिख सकते हो, y is equal to x की पावर माइनस 1, तो अब n क्या आ गया यहाँ पे माइनस 1, तो dy by dx क्या हो जाएगा माइनस 1 n, कौन गया n, तो माइनस 1 टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1, इसका मतलब ये आ गया माइनस 1, तो हमने 1 को लिखते नहीं कभी हम, तो माइनस ऑफ x की पावर माइनस 2, इसको और अच्छे से आप लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, राइट। ओके, सो ये आपका एक अलजेब्राइक टेक्निक हो गया। बाय द वे आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, अब रूट एक्स को आपने गेस कर लिया होगा, रूट एक्स को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2। अब इसका dy by dx आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये dy by dx आप निकाल के देखना, ये आपका आना चाहिए 1/2 रूट एक्स, ओके। बट एज ए रिजल्ट आपको ये याद भी होने चाहिए, जैसे y इज इक्वल टू 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, याद कर लो ये बार बार इसको निकालते बैठोगे टाइम जाएगा, अब गलती हो जाएगी बेकार में, ठीक है। ऐसे y इज इक्वल टू रूट एक्स का क्या हो जाएगा dy by dx 1/2 रूट एक्स, ठीक। और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका dy by dx होता है cos x। अब ये आपको स्टार्टिंग में नहीं लगेंगे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, लेकिन आगे जाके लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, धीरे धीरे फॉर्मूलाज आपको अपने आप याद हो जाएंगे जब आप यूज करोगे, ठीक है। तो डोंट गेट ओवरवेल्म कि इतना सारा क्या चल रहा है सब, ठीक है। इट्स ये सब आपके जैसे आप 10 तक क्या फैक्टराइज करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, ये आपके अभी ब्लड में आ गया, राइट, आराम से कर लेते हो, इसी न्यू डीएनए, तो वैसे धीरे धीरे आपका ये सब भी आ जाएगा आपके डीएनए में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू cos x, तो dy by dx इज माइनस sin x फॉर्मूला है। tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cot x cosec x, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो dy by dx 0, भाई कांस्टेंट चीज कभी चेंज ही नहीं होगी, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा 0। जैसे मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3, तो इस केस के लिए dy by dx क्या हो जाएगा 0, राइट। तो कांस्टेंट अगर है तो dy by dx, अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स अनदर फंक्शन है तो dy by dx क्या होगा कांस्टेंट टाइम्स अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू 3x है, y इज इक्वल टू 3x है, अब इसका dy by dx निकालना, तो 3 क्या है कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट समझ के इसको 0 मत कर देना, सर आपने बताया 3 का 0 होता है, अरे यार ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म ही कांस्टेंट, इसमें x है ही नहीं, देयर इज नो वेरिएशन एट ऑल। बट ये पूरा टर्म थोड़ी ना कांस्टेंट है, टर्म थोड़ी ना, टर्म तो चेंज होगा ना x के साथ, वहां पे तो x है ही नहीं, x की वैल्यू कुछ भी हो वो तो बाई साहब 3 रहने वाले हैं, बट यहाँ थोड़ी ना ऐसा है, यहाँ तो y चेंज होगा, तो ये अलग चीज है। यहाँ पे कांस्टेंट आगे लगा हुआ है x के साथ, तो क्या करोगे आप, अगर सिर्फ x होता तो डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था y इक्वल टू x का भी 1, तो 3 से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट जाके उससे चिपक जाएगा, जो भी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो आगे कांस्टेंट लगा दो बस। जैसे y इक्वल टू 3x स्क्वायर है, तो अभी x स्क्वायर का क्या कर दे 2x, तो 3 और अलग जगह, तो 3 इंटू 2x हो जाएगा, मतलब 6x हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रहना चाहिए, आपको डे टू डे में बहुत लगने वाला है फर्स्ट चैप्टर से। अब देखो जैसे मान लो y इज समेशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ, सॉरी समेशन और डिफरेंस ऑफ सम टू अदर फंक्शंस, तो आप कैसे करोगे dy by dx, बहुत सिंपल है, इसका dy by dx करो, प्लस माइनस जो भी है साइन बीच में लगाओ और इसका डिफरेंशिएशन करो। सिंपल एग्जांपल समझते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy by dx क्या निकलेगा, x का होता है 1,
x का होता है 1 तो 1, इसमें क्या प्लस प्लस लगाया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 1 + 2x, ठीक। ऐसे मान लो यहाँ दिया हुआ y = 3x - sin x, 3x - sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है। 3x का क्या होगा अभी बताया था 3x का हो जाएगा क्योंकि x का 1 और 3 कांस्टेंट तो 3 × 1 3। sin x का बताया था डिफरेंशिएशन cos x, so 3 - cos x, क्यों यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस में, ठीक है। ये हो गया। अब एक अच्छा कुछ लोग कुछ बुक्स में इसको जो है सम और डिफरेंस रूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आज से कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, उसका डिवाइड बाय कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा ट्रिकी। उसमें प्लस माइनस में तो क्या था जो भी था बस अलग अलग डिफरेंशिएट किया और प्लस माइनस कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप जो पहला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो du/dx और उसको एक फंक्शन से एज इट इज मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करके आप दूसरे वाले को मतलब पहले वाले को ये करो एज इट इज रखो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो v × du/dx + u × dv/dx। देखो देखने में बहुत खतरनाक लगता है क्योंकि इसको ऐसे ऐसा ग्रास्प करना बहुत डिफिकल्ट है। आप सीधा एग्जांपल से देखो, जैसे मेरे पास है y = x sin x, y = x sin x, तो एक मेरे पास फंक्शन है x which is u और दूसरा है फंक्शन sin x which is v। अब इसका dy/dx मुझे निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ x को, तो वो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और sin x से एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। फिर प्लस लगाएंगे, अब sin x को डिफरेंशिएट करेंगे which is cos x और x से एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले x वाले को डिफरेंशिएट किया, इससे एज इट इज मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे वाले को sin x को डिफरेंशिएट किया और x से एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आंसर आ गया आपका sin x + x cos x। x cos x का मतलब x × cos x, ठीक। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। लास्ट इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल, y = u/v। अभी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्विंग है, इसमें क्या होगा v du/dx मतलब ये वाला फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट किया, इससे मल्टीप्लाई किया, -u dv/dx/v², ठीक। देखो अब ये फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं इसको याद करना है, आपको बस समझना है, इसका फील लेना है और अपने आप करोगे आप। जैसे हमारे पास ये दो दिए हुए y = x/sin x, अब इसको डिफरेंशिएट करना, देखो कैसे करेंगे, dy/dx, ठीक है। तो ये है u, ये है v, तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया x, क्या होता है x का 1, इससे एज इट इज मल्टीप्लाई किया sin x, यहां तक तो बराबर है। अब बीच में आएगा माइनस साइन आएगा। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, वो है cos x, ऊपर वाले से एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, ठीक। नीचे क्या है लास्ट में v², v मतलब जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin x का स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं हम sin² x, राइट। तो ये आंसर आ गया आपका sin x - x cos x होल ओवर sin² x, ठीक है। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, y = tan x, इसको आप tan x को लिखना sin x/cos x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन tan x का इस फंडे से निकाल के देखना, क्या आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया y tan x का होता है sec² x, क्या आपको sec² x मिलता है? आपका आंसर आना चाहिए y = sec² x। यहाँ पे वही करोगे आप, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम्स दिस, माइनस फिर इसको डिफरेंशिएट टाइम दिस, ठीक है, अपॉन इसका स्क्वायर। ये करके देखना, ये इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। आपका आंसर आना चाहिए dy/dx का माय डियर फ्रेंड, इसमें आना चाहिए क्या sec² x, ठीक। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताए, ठीक है। ये पूरा डिफरेंशिएशन नहीं है, डोंट अंडरस्टैंड थिंक लाइक आपने डिफरेंशिएशन पूरा सीख लिया। ये डिफरेंशिएशन का मतलब कहते हैं ना कि वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, कुछ भी अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, बट इतना आपने पढ़ लिया है कि आपका काम चल जाएगा। यू विल बी एबल टू सर्वाइव एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स फॉर चैप्टर 1 to 3 आगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन को अब जैसे इतना आपने सीख लिया, अब कहीं फिजिक्स में थोड़ी और इन्वॉल्व डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी, जैसे चेन रूल की या कहीं, तो वो मैं आपको
उस टाइम पे बता दूंगा। जिन बच्चों ने फाउंडेशन में एनरोल किया था उनको मैंने चेन रूल भी पढ़ाया था, और मैं चेन रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप इतना आपके लिए काफ़ी है। आप याद रखो कि ये चीज़ जो यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आप उसको गो थ्रू करो, इस वीडियो को गो थ्रू करो एक दो बार, और ये अंडरस्टैंडिंग बना के आओ। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है और टाइम हमारे पास कम है डियर। जून से स्टार्ट हो रहा है बैच, हमको दिसंबर में सिलेबस ख़त्म करना है, राइट। तो बहुत ही टाइट स्केड्यूल पे चल रहे हैं हम लोग। डोंट मिस द क्लासेस। और बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा ताकि आपके पास अब एसेट की तरह रहेगा, आप जब चाहते हो उसको दोबारा रेफर कर सकते हो। और चूंकि ये मेरा ही वीडियो है तो आपको ऐसा नहीं कुछ समझ में नहीं आया तो ऑफलाइन क्लास में कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।